नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मऊ की, जहां पर नशे में धुत एक सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। सिपाही पेशी पर कोर्ट लाए गए कैदियों की ड्यूटी पर तैनात था। कोर्ट परिसर में शराब के नशे में यूपी पुलिस का ये सिपाही उत्पात मचा रहा है और लोगों से बदसलूकी भी कई बार इसने की। आप देखिए किस तरीके से ये कोर्ट परिसर में ही गिरता रहा, बिखरता रहा और पूरे कैंपस में ये तमाशा काफ़ी देर तक चलता रहा। यूपी पुलिस की फजीहत होती रही। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कैदियों की सुरक्षा में सुचित सिपाही था और ये सिपाही कैदियों को क्या संभालेगा, कैदी ही सिपाही को संभाल रहे हैं कि अपने पैरों पर चल सके। ये तस्वीरें भारी फजीहत का सामना पुलिस विभाग को करवा देती हैं और यही तस्वीर मऊ में बन गई। आप सोचिए कि ऐसे लोगों के हाथ में अगर कैदियों की सुरक्षा हो तो फिर अंजाम क्या हो सकता है। मऊ की तस्वीर दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। नशे में धुत सिपाही जो पूरे कोर्ट परिसर में लड़खड़ा कर गिरता रहा। शराब पी ली थी इसने और सबसे गंभीर बात ये कि कैदियों को पकड़कर इसे लाना था। कोर्ट में सुरक्षा की जिम्मेदारी थी कैदियों को लाना और ले जाना, लेकिन आप देखिए कि हालत ऐसी है कि इन्हें खुद ही ले जाना पड़े और वही बाद में हुआ। और कानून व्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शाम 7 बजे सीएम योगी की समीक्षा बैठक है। आने वाले त्योहारों के चलते बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सभी जिलों के मंडलायुक्त, डीएम, एसपी शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी बैठक करेंगे और आने वाले त्योहारों के लिए गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। तो ये इस बीच बड़ी खबर आ रही है। शाम 7 बजे सीएम योगी की समीक्षा बैठक है। आने वाले त्योहारों के चलते बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर बैठक है, क्या महत्वपूर्ण इसमें निर्देश सामने आ सकते हैं और किन चीजों के मद्देनजर ये बैठक बुलानी पड़ गई? अवधेश, सबसे पहले ये त्योहारी सीजन शुरू हो गया है तो सबसे पहले कांवड़ यात्रा शुरू होनी है। कांवड़ यात्रा को लेकर बड़े प्रबंध करने होते हैं। तमाम जिलों की पुलिस को अलर्ट किया जाता है क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान हादसे होते हैं, उपद्रव होते हैं, तनावपूर्ण स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इस यात्रा को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह की बैठक करना। आज बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री ने। शाम को 7 बजे बैठक शुरू होगी। जो जिला स्तर के अधिकारी हैं यानी लखनऊ के कमिश्नरेट के और यहाँ के जो जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं, डीएम हैं, वो बैठक में मौजूद रहेंगे। सीडीओ मौजूद रहेंगी। इसके अलावा जो प्रदेश स्तर के यानी डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह, मुख्य सचिव, एडीजी कानून व्यवस्था, ये सब मौजूद रहेंगे। लेकिन बाकी सभी जिलों के अधिकारी, जिला प्रशासन के हों चाहे पुलिस के हों, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधे मुख्यमंत्री से जुड़ेंगे, अपनी बात रखेंगे, तैयारियों के बारे में बताएंगे। कांवड़ यात्रा के अलावा बकरीद का त्यौहार भी है, बकरीद होनी है, ईद मनाई जानी है 10 तारीख को। ये बड़ा त्यौहार है जिसको लेकर एक संवेदनशीलता हमेशा रहती है। कई बार इस त्यौहार के दौरान अराजक स्थितियां आ जाती हैं क्योंकि कुर्बानियां होती हैं। कुर्बानियों के दौरान सड़क पर कई बार कुर्बानियां दी जाती हैं, खून बहता है जानवरों का, उससे आक्रोश होता है। सोशल मीडिया पर इसके फोटो अपलोड होते हैं तो इसको लेकर एक आक्रोश समाज में व्याप्त होता है। ऐसी परिस्थितियां ना हो इसके लिए तैयारियां क्या की जानी है, कैसे की जानी है, ये गाइडलाइंस तय की जाएंगी। इसके अलावा रक्षाबंधन और 15 अगस्त का त्यौहार भी है। 15 अगस्त भी मनना है, रक्षाबंधन भी मनना है, तमाम आगे बहुत सारे और भी त्यौहार आने हैं। तो सारी त्योहारी सीजन में अराजक तत्व ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं क्योंकि भीड़ भाड़ होती है। लोग, जो महिलाएं होती हैं रक्षाबंधन के दिन वो ज्वेलरी पहनकर निकलती हैं तो लूटपाट की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। कैश का लेन देन त्योहारों में ज़्यादा होता है, मार्केट में खरीदारी होती है। सड़क से लेकर घर तक सुरक्षा रहे, पूरी जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर सुरक्षा रहे और जो हिंदू मुस्लिम की एक एकता है, जो सामंजस्य बीच में बना हुआ है, वो भी बना रहे, मेंटेन रहे। क्योंकि कानून को लेकर संवेदनशीलता इसलिए होती है क्योंकि जब मुस्लिम बहुल इलाके से जाते हैं तो कई बार तनावपूर्ण स्थितियां पैदा हो जाती हैं या फिर कांवड़िए अगर कोई हादसे का शिकार होता है तो रोड ब्लॉक कर देते हैं, जाम कर देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, वाहनों में आग लगा देते हैं। कई ऐसी पहले घटनाएं देखने को मिली हैं। अब की बार ऐसा ना हो इसके लिए क्या इंतजाम है, कैसे इंतजाम होने चाहिए, ये तय किया जाएगा क्योंकि पिछली बार कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा नहीं हो सकी थी। अब की बार
जोर शोर से और जोरदार तरीकों से लोग तैयार हैं। युवा, जो खासकर युवा हैं, वो ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो निकलते हैं, हरिद्वार से जल लाकर पूजन करते हैं, शिव को चढ़ाते हैं अपने अपने मंदिरों में। तो ये एक बड़ा आयोजन है जिसमें बहुत बड़ा वर्ग शामिल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले ज़्यादा होता था, लेकिन अब पूरे यूपी में कांवड़ यात्रा हर जगह से, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे मध्य, ये जो जहाँ पर लखनऊ है और आसपास के अन्य जनपदें जो जिसे सेंट्रल यूपी कहा जाता है, या फिर इटावा, औरैया जो पथरीला एरिया है, जो पहाड़ का एरिया है, पहाड़ी एरिया है, बुंदेलखंड का एरिया है, वहाँ से भी यात्रा के लिए निकलने लगे हैं। तो ऐसी स्थितियाँ, चूँकि पूरे प्रदेश में यात्री निकलते हैं, कांवड़िए निकलते हैं, धर्म से जुड़ा है, लोगों से जुड़ा है, और एक तरह से ऐसा है कि उनको कंट्रोल करना, अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, तो कंट्रोल करना ये भी वजह है चिंता की कि बीते कुछ महीनों की बात करें, जिस तरीके से ज्ञानवापी का मसला आया, वो एक बहुत संवेदनशील मसला है, कोर्ट में है। उसके बाद रामनवमी के जुलूसों में जिस तरीके से कई जगह अप्रिय स्थिति बन गई, उसके बाद फिर जो कुछ हुआ जुमे की नमाज में एक दो बार, क्या ये तमाम घटनाएं भी चिंता का विषय हैं? किस तरीके से एक बैठक लेनी पड़ रही है कि कहीं से कोई चूक ना हो, क्योंकि जो भी बीते दिनों कुछ चीजें हुई उसका अंदाजा किसी को था नहीं। अवधेश, आपका आकलन बिल्कुल सही है। दरअसल जो पहले बैठक हुई थी, इसके पहले भी 15 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी, और वो इसी बात को लेकर थी कि जिस तरह से कानपुर में 3 जून को हुआ, उसके बाद उसके अगले हफ्ते प्रयागराज में हुआ, और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में नमाज के दौरान उपद्रव, हिंसा की घटनाएं सामने आई। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने 3 जून की घटना के बाद एक बैठक की थी, और ये कहा भी था कि अगले जुमा को, यानी जो 3 जून के बाद जुमा आना था, किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए था। उसमें गाइडलाइंस भी तय की गई थी, दिशा निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन हिंसा की घटनाएं लगातार हुई। तो वो जो बैठक, पिछली बैठक के मामले थे, पॉइंट्स से, पॉइंटर्स से, गाइडलाइंस थी, जो इंस्ट्रक्शंस थे, वो इस बैठक में फिर दोहराए जाएंगे, और ये भी सवाल जवाब होगा, जवाब तलब किया जाएगा कि अगर ऐसी घटनाएं हुई तो क्यों हुई, कि उसके लिए रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए और कहाँ चूक हुई। यानी समीक्षा इस बात की भी होगी कि तैयारियां क्या हैं, समीक्षा इस बात की भी होगी कि कहाँ चूक हुई, और समीक्षा इस बात की भी होगी कि आगे किस तरह से काम करना है। यानी अफसरों की अगर कमजोरियां सामने आती हैं, तो पिछली बैठक के बाद कई बदलाव किए गए थे पुलिस प्रशासन के लेवल पे, कई आईएएस ट्रांसफर किए गए थे, कई आईपीएस ट्रांसफर किए गए थे, जिलाधिकारी बदले गए थे, प्रमुख सचिव स्तर के लोग बदले गए थे, पुलिस महकमे के कई जिलों के पदाधिकारी बदल दिए गए थे, प्रभारी बदल दिए गए थे। तो ये एक परिवर्तन का बड़ा दौर उस समीक्षा बैठक के बाद देखने को मिला था। तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और वही स्थिति आज भी है। और वो स्थिति जरूरी भी है, क्योंकि जो लापरवाहियां दूसरे कार्यकाल में कई बार कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे, जो कि मजबूती योगी सरकार की मानी जाती रही। शुक्रिया विवेक, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। मेरठ की बात करते हैं। मेरठ में एक बार फिर से योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम 231 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने के लिए अभियान चला रही है। बागपत रोड पर इन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर गरजा और अवैध निर्माण को ढाया गया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण करने वालों को पहले नोटिस दिया गया था, और जब इन लोगों ने खुद अवैध निर्माण नहीं हटाया, तो आज से एक्शन शुरू हो गया। अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बार फिर मेरठ विकास प्राधिकरण ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। आप देखिए कि जो मेरठ विकास प्राधिकरण का महाबली है, वो किस तरीके से यहाँ जो अवैध निर्माण है उनको यहाँ जमींदोज करने का काम कर रहा है। अब तक 6 से ज़्यादा जो अवैध निर्माण है वो गिराए जा चुके हैं, और ये वो अवैध निर्माण है जो ग्रीन बेल्ट में नियमों को ताक पर रखकर कर दिए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि नियम होता है कि ग्रीन बेल्ट में कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन जानकारी होने के बावजूद आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण कर लिए गए। और अब मेरठ विकास प्राधिकरण की जो टीम है वो यहाँ पर जो कार्रवाई है वो कर रही है। ये 3 दुकानें हैं, जिनमें से जो 2 दुकानें हैं वो गिरा दी गई हैं, और जो तीसरी दुकान है उसको यहाँ पर गिराने का काम किया जा रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, पहले ये देख लीजिए, बागपत रोड है। अभी इसको जो 6 लेन है वो यहाँ पर किया गया है, और इस रोड पर चूंकि आवागमन भी बहुत ज़्यादा है, और लेफ्ट हैंड पर इस रोड के बराबर में जो ग्रीन बेल्ट छोड़ी गई थी, वहाँ पर नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर ही अवैध निर्माण कर लिए गए। और यहाँ भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जो ये कार्रवाई है वो यहाँ अमल में लाई जा रही है। लगातार एमडीए-वीसी मृदुल चौधरी ने निर्देश दिए हैं कि ग्रीन बेल्ट में जो भी अवैध निर्माण किए गए हैं, या रोड साइड वेंडिंग में जो भी निर्माण किए गए हैं, उनको हर कीमत पर कार्रवाई की जाए, और उनको यहाँ पर जो नेस्तनाबूत है ढाया जाए, उसका काम, पूरी कार्रवाई अंजाम यहाँ पर कहीं ना कहीं दी जाए। तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो बाबा का बुलडोजर है वो यहाँ पर एक बार फिर गरजता हुआ नजर आ रहा है।
बागपत बाईपास से चंद कदमों की दूरी पर ही एक और जगह जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो मेरठ विकास प्राधिकरण की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम है वो लगातार यहाँ पर एक्शन कर रही है अवैध निर्माणों पर, और एक एक करके उन अवैध निर्माणों को यहाँ पर गिराया जा रहा है। क्या पूरी तैयारी है, कौन कौन से अवैध निर्माण है, कितने अवैध निर्माण यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं और उन पर कार्रवाई करनी है, ये हम बात कर लेते हैं मेरठ विकास प्राधिकरण के जो जोनल प्रभारी हैं अरुण शर्मा जी, उनसे। अरुण जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अब तक ये सुनने में आ रहा है कि 6 अवैध निर्माण तो आपने ढा दिए हैं, कितने और ऐसे अवैध निर्माण हैं जो चिन्हित किए गए? अभी तो 231 चिन्हित हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग अपीलों में गए हुए हैं, कुछ पुनर्वाद में गए हुए हैं। तो जो लोगों पर कोई वो नहीं है उनको हटाया जा रहा है। और करीब 4 दिनों तक इसी तरीके से मेरठ विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर एक पूरा अपना अभियान लगा दिया है। 4 दिन तक इसी तरीके से जो अवैध निर्माण है वो यहाँ पर ढाए जाएंगे, उनके खिलाफ इसी तरीके से लगातार सख्त एक्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ज़रूर उठता है कि जिस वक्त ये ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण किए जा रहे थे उस वक्त जो मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं आखिर वो कहाँ सो रहे थे, इसको लेकर तमाम सवाल ज़रूर उठ रहे हैं। लेकिन हाँ इतना है कि जिस तरीके से ग्रीन बेल्ट में ये अवैध निर्माण किए गए हैं, अब एक एक करके उनको ढाने का काम मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम अगले कई दिनों तक यहाँ पर जारी रखेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। आगरा के आवास विकास में सामूहिक सुसाइड का दर्दनाक मामला सामने आया। यहाँ पति पत्नी और बेटी के शव फंदे से लटके मिले, जबकि छोटा बेटा डर के कारण घर के बाहर बैठा हुआ था। उसी ने लोगों को माता पिता के सामूहिक सुसाइड की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि आवास विकास सेक्टर 10 में EWS कॉलोनी के मकान नंबर 1046 में सोनू अपनी पत्नी गीता, बेटी और बेटे के साथ रहता था। मंगलवार रात को पूरा परिवार एक ही कमरे में साथ सोया था, लेकिन सुबह बेटे को छोड़कर पूरा परिवार कमरे में लटका हुआ था। इस डर से बेटा घर से बाहर आ गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश की। जांच में सामने आया है कि परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। 6 बजे आया था। हाँ, पूरा फेंकने, फिर बाबा गए दुकान पे, मैं ऊपर आगे चले गया और फिर टीवी देखी थोड़ी देर, फिर नीचे आ गया और जून के पास चले गया। फिर बुआ ने दी आटे के लिए ऊपर से लाने के लिए, तो मुझे महसूस हुआ कि वो लटके बने हैं, तो मैंने बोल दी। फिर बुआ ने कही अम्मा को बता के, मुझे तो तेज समझ में नहीं आ रही, तो मैंने अम्मा को बताया। फिर अम्मा ने चाचा से कही ऊपर देख क्या हुआ है, फिर लटके ही मिले वो तीनों। पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 लोगों ने फांसी लगा ली है। मौके पर जब पुलिस पहुंची सारे लोग आए, फोरेंसिक टीम भी आई और यहाँ से एक सुसाइड नोट ही बहुत भावुक तरीके का लिखा हुआ मिला है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चूँकि जो मृतक है उसकी पत्नी उसकी बेटी है। मृतक पिछले काफ़ी दिनों से बेरोज़गार था। इनका एक और लड़का भी है जिसने शायद अपनी सहमति नहीं दी थी, वो नीचे चला आया था, उसी के द्वारा सूचना दी गई। आगरा के आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 10 में एक घर में 3 लोगों ने सामूहिक सुसाइड किया है और अब तस्वीरों के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वही घर है। दरअसल सोनू, जिसकी उम्र 28 साल बताई जा रही है, सुबह उसका, उसकी पत्नी और उसकी बच्ची सृष्टि का शव इसी घर के फर्स्ट फ्लोर पर फंदे से लटका हुआ मिला है। हालांकि पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें आर्थिक तंगी की बात कही गई है। पिछले 8 साल से जो कहा जाए जो सोनू है जिसने सुसाइड किया है और जिसकी पत्नी और जिसकी बेटी भी फंदे से लटकी मिली है, वो कोई काम नहीं करता था। तो आप देख सकते हैं कि परिजनों में किस तरीके से जो विलाप है वो काफ़ी झकझोरने वाला है। बहुत ही कहा जाए ये हृदय विदारक घटना है और इस दर्द का कोई अंत नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरा परिवार इस घटना में समूल नष्ट हो गया है। और उनके जो पिता हैं वो हमारे साथ हैं, आपसे बात करते हैं। तो आपकी बेटी कब शादी हुई थी? ये तो हो गई, इसके 15-16 साल हो गई शादी। हाँ। तो क्या वजह रही, आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मेरा तो उससे बातचीत होता नहीं था। हम तो सुबह 7 बजे दुकान जाते, शाम के 8-9 बजे आते। किसका कारोबार करते हैं? हम बस बोडी का काम है, ट्रांसपोर्ट नगर में। बस बॉडी का काम है। हाँ, ट्रांसपोर्ट नगर में। तो आपका जो बेटा है सोनू, वो क्या करता था? वो घर बैठा है लॉकडाउन से, घर पे। हाँ, घर बैठा। कहीं ना कहीं ये कोई मानसिक तनाव? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एसपी आगरा कह रहे हैं कि एक सुसाइड नोट मिला है, आर्थिक तंगी का जिक्र किया है।
अब हो सकता है, देखो हमारी बातचीत नहीं है तो हम कैसे बताएं। बेटे और आप में कोई संबंध नहीं थे क्या? नहीं है, लेकिन हम लोग आपस में कम बातचीत। खर्चे को पैसे दिए, वो अपना काम करा, हम अपने काम पे गए। हम सुबह 7 बजे काम पर निकल जाते हैं, शाम के 8-9 बजे आते हैं। जो डॉग स्क्वाड से लेकर जो फॉरेंसिक की जो टीम है, उन्होंने भी साक्ष्य संकलन किया है और परिवारीजनों की तरफ से तैयारी दी जा रही है, लेकिन महिलाओं का रो कर बुरा हाल है। तो अगर ये घटना आर्थिक तंगी से जुड़ी हुई है तो ये कहा जा सकता है कि लगातार बेरोजगारी कई सारे परिवारों को तोड़ रही है। कई सारे परिवार कहा जाए इस बेरोजगारी की बीमारी से कहा जाए असमय काल के गाल में समा रहे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दिया है और मुख्तार अब्बास नकवी ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। 29 जून को खत्म हो रहा है नकवी का राज्यसभा का कार्यकाल और पीएम मोदी से मुलाकात करके मुख्तार अब्बास नकवी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका कि 29 जून को राज्यसभा सांसद के तौर पर कार्यकाल खत्म हो रहा है और किसी भी ऐसे पद पर रहने के लिए किसी सदन का सदस्य होना जरूरी। हालांकि 6 महीने का एक कार्य का मौका होता है, 6 महीने में किसी नए सदन के सदस्य बन जाए, लेकिन इन सब के बीच मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दे दिया। और इस बीच बड़ी खबर है, 11 जुलाई को देहरादून दौरे पर द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू और 11 जुलाई को वो देहरादून पहुंचेंगी। सीएम धामी समेत लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से मुलाकात करेंगे, अपने पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। हालांकि ये सब कुछ औपचारिकता है, क्योंकि जो एनडीए की प्रत्याशी हैं तो उन्हें मतदान करना ही है, लेकिन मुलाकातों का जो सिलसिला चल रहा है उन सब के बीच 11 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी देहरादून और उनके दौरे को लेकर भाजपा संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो 11 जुलाई को देहरादून दौरे पर रहेंगी द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव की एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का देहरादून दौरा है। सीएम धामी समेत लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से उनकी मुलाकात होगी और द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर भाजपा संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनके स्वागत की तैयारियां हैं और उत्तराखंड बीजेपी उनके स्वागत की तैयारियों में जुट गई है। तो 11 जुलाई को देहरादून जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं और लगातार उनके दौरे देश भर में चल रहे हैं और इसी क्रम में अब वो 11 तारीख को उत्तराखंड पहुंचेंगी और वहां पर मुलाकात उनकी होगी सीएम धामी समेत राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के साथ। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर, उनके दौरे को लेकर क्या तैयारियां कर रही है बीजेपी, क्या है संगठन की तैयारियां? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के देहरादून दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है और कल एक बड़ी बैठक मदन कौशिक की होगी, जिसमें पार्टी के तमाम संगठन से जुड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे और आगामी 11 जुलाई को एनडीए की जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, वो देहरादून पहुंचेगी और अपनी चुनाव के दौरान जो जीत है उसको सुनिश्चित करने के लिए तमाम नेताओं को धन्यवाद देंगे, जिसमें उत्तराखंड के लोकसभा और राज्यसभा सांसद रहेंगे, राज्य सरकार के तमाम मंत्रीगण और विधायक मौजूद रहेंगे और उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद द्रौपदी मुर्मू करेगी। तो उनका जो 11 जुलाई का दौरा है बिल्कुल वो तय हो गया है और जिसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की ओर से दी गई है और कल एक बड़ी बैठक प्रदेश कार्यालय में होगी द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर। लेकिन जिस तरह से लगातार अलग अलग राज्यों पर द्रौपदी मुर्मू का दौरा चल रहा है और जिस तरह से चुनाव में जीत की सुनिश्चित करने को लेकर सभी नेताओं के साथ में उनकी बातचीत होगी, हार्दिक धन्यवाद उनकी तरफ से दिया जाएगा। तो पूरी तरह से द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही है और कल बड़ी बैठक देहरादून में होगी, जिसमें संगठन से जुड़े हुए नेता आगामी कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी और 11 जुलाई का जो दौरा द्रौपदी मुर्मू का है उसको लेकर मंथन किया जाएगा। जी शुक्रिया विनोद आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बड़ी खबरें फिलहाल लेते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।